निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज में बाज़ाब्ता मुशावरत का आगाज़ हो गया। राजा रियाज कहते हैं अब तक 6 नाम सामने आ चुके हैं, परसों तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी शामिल हो गए। चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें भी की। निगरान वज़ीर आज़म के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी सामने आ गया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पहली मुशावरती बैठक। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की पहली नशिस्त हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए तीन नाम तजवीज़ किए। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत का पहला दौर खुशगवार माहौल में हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में राजा रियाज का कहना था कि इस अहम कौमी मामले पर मजीद मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म साहब की दावत पे आज पहली नशिस्त हुई है, उसमें मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं और वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम दिए हैं। उस पर हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी मुशावरत हुई है, तकरीबन 1 घंटा। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी तजवीज़ किया है। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जिसके बाद JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुँच गए। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के लिए 10 नाम मीडिया में ज़ेर गर्दिश हैं। उनमें नून लीग के इसहाक डार, फवाद हसन फवाद, शाहिद हक़ान अब्बासी और खलील रमदे का नाम दिया। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और साबिक सेक्रेटरी खारिजा जलील अब्बास जिलानी पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद किए गए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। अदालत ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। तफसीलात क्या है, आइए जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई और हाजिरी लगाई। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के कोई ऑर्डर्स मौजूद नहीं। ख्वाजा हारिस ने चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर करते हुए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। नायब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने मुखालफत करते हुए कहा कि मुलजम 3 साल जेल में रहे तो क्या 3 साल इंतजार किया जाएगा। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि अगर नायब वाले गिरफ्तार करते हैं तो यहाँ से तो अच्छा ही होगा। जरदारी साहब खुद कहते थे कि मुझे जेल भेज दें। ख्वाजा हारिस ने एक और मौका देने की इस्तदा की। अदालत ने चेयरमैन PTI की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब इंक्वायरी में जमानत की दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा कि प्रोसिक्यूटर के मुताबिक दरख्वास्त गुजार जेल में 3 साल के लिए कैद हैं। दरख्वास्त गुजार की अदम मौजूदगी में जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त भी वारंट्स की अदम मौजूदगी पर निपटा दी। चेयरमैन PTI से उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अटक जेल में मुलाकात। जेल हुकाम की जानिब से बुशरा बीबी को आधा घंटा मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। चेयरमैन PTI के वकला को मुलाकात की इजाज़त ना दी गई। वकील नईम हैदर पंजोथा का कहना था कि चेयरमैन PTI को अब C क्लास में ही रखा हुआ है और मुलाकात की इजाज़त ना दिए जाने का मामला कल हाई कोर्ट में उठाएंगे। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पेश करके बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत अवामी मफाद के मुकदमात में नजरसानी अपीलें लार्जर बेंच सुनेगा। नई हल्का बंदियों के बायस आम इंतखाबात में ताखीर का खदशा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। कानूनी टीम ने कमीशन को नई हल्का बंदियाँ करने की तजवीज़ दे दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होंगे या पुरानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों से मुतल्लिक रोजाना की बुनियाद पर इजलास में 4 मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी और कानूनी टीम ने शिरकत की। जराये के मुताबिक इजलास में नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों पर कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी। कानूनी टीम ने आइन के आर्टिकल 51 और इलेक्शन एक्ट की शिक 17 से मुतल्लिक शुरका को तफसील से आगाह किया। जराये का कहना है कि कानूनी टीम ने कमीशन को नई हल्का बंदियां करने की तजवीज दी। जराये के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत नई मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन के लिए हल्का बंदियां नागुजीर हैं। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से आइंदा 1-2 रोज में नई हल्का बंदियों का भी ऐलान किए जाने का इम्कान है।
الیکشن کمیشن کے خط کا معاملہ، وزیر اعلیٰ نے کابینہ اراکین سے ملاقات میں استعفیٰ طلب کر لیا۔ وزیروں، مشیروں اور معاونین خصوصی کو سیاسی وابستگی کی بنا پر فارغ کیا گیا۔ تفصیلات کامران علی شاہ کی رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں سیاسی وابستگیوں کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعلیٰ کو سیاسی جماعتوں سے وابستہ اراکین کو فارغ کرنے کے لیے خط لکھ دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان نے وزراء سے ملاقات میں استعفیٰ طلب کر لیا، جس کے بعد 24 میں سے 22 وزراء، مشیر اور معاون خصوصی مستعفی ہو گئے، جبکہ 2 وزراء نے مستعفی ہونے کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کی جانب سے کابینہ اراکین کے استعفوں سمیت سمری گورنر خیبر پختونخوا کو ارسال کر دی جائے گی، تاہم گورنر نے تمام معاملے سے اپنے آپ کو لاعلم رکھا ہوا ہے۔ اس بارے میں تو مجھے کوئی علم نہیں ہے، چونکہ چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے، چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے، اور وہی کوئی کرے گا تو پھر میرے پاس آئے گی۔ نگران صوبائی حکومت کے 2 وزراء کو پہلے ہی فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک نگران وزیر کی عوامی نیشنل پارٹی کے جلسے میں تقریر پر الیکشن کمیشن حرکت میں آ گیا تھا، جس نے وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیا۔ کامران علی شاہ، GNN پشاور۔ سندھ اسمبلی کو تحلیل کرنے کی اسمبلی کا ڈرافٹ تیار، مشیر قانون مرتضی وہاب نے بھی تصدیق کر دی۔ اسمبلی آج تحلیل کر دی جائے گی۔ مراد علی شاہ نے بھی CM ہاؤس خالی کر دیا۔ سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ لانے کے لیے MQM اور GDA رہنماؤں کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حمید سمرو کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ سندھ اسمبلی کی تحلیل، اسمبلی کا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا۔ مشیر قانون مرتضی وہاب نے بھی تصدیق کر دی۔ مشیر قانون مرتضی وہاب کے مطابق اسمبلی کی مدت 13 اگست کو مکمل ہوگی، لیکن اسمبلی قبل از وقت 11 اگست کو تحلیل کر دی جائے گی۔ محکمہ قانون سمری وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیجے گا، جو مراد علی شاہ گورنر سندھ کو ارسال کریں گے۔ اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے کوئی سمری موو نہیں ہوتی ہے، یہ وزیر اعلیٰ سندھ کا استحقاق ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں گورنر سندھ کو کہ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے، اور جب یہ رائے دی جاتی ہے تو گورنر صاحب اس رائے کو ماننے کے باؤنڈ ہیں کہ اس کو ان کو ماننا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے تو اگلے 48 گھنٹے میں اسمبلی پھر آٹومیٹکلی تحلیل ہو جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی CM ہاؤس سے اپنا بوریا بستر لپیٹتے ہوئے وزیر اعلیٰ ہاؤس خالی کر دیا۔ مراد علی شاہ کا سامان نجی گھر منتقل کر دیا گیا، جس میں ان کو ملنے والے تحائف بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب سندھ میں مشترکہ نگراں وزیر اعلیٰ لانے کے لیے MQM اور GDA رہنماؤں کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ فنکشنل لیک ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے MQM رہنما جاوید حنیف نے کہا کہ سندھ میں پچھلے 15 سالوں سے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم تھا، ان کا سیاہ دور ختم ہونے والا ہے، پوری قوم یوم نجات منائے گی۔ ہم سے بہت وعدے کیے گئے تھے کہ کراچی کے لیے یہ کریں گے، کراچی کے عوام کے لیے کریں گے، سندھ کے عوام کے لیے کریں گے، نہیں کیا لوگوں نے۔ ان سے لوگوں کے چہرے بے نقاب ہوتے ہیں۔ جبکہ GDA رہنما سردار عبدالرحیم نے کہا کہ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے ناموں کو تقریباً حتمی شکل دے دی گئی ہے، لیکن سندھ حکومت کی تحلیل تک نام دینا مناسب نہیں ہے۔ حمید سمرو، GNN کراچی۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تقرر کا معاملہ، بلوچستان عوامی پارٹی نے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے 3 نام فائنل کر دیے۔ ذرائع کے مطابق BAP نے سینئر اور سینیٹر کہدہ بابر اور میر اعجاز سنجرانی اور نصیر بزنجو کے نام تجویز کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صدر BAP عبدالقدوس بزنجو نے پارٹی رہنماؤں کی مشاورت سے نام تجویز کیے۔ فیصل آباد جھنگ بازار پولیس نے جعلی SSP آپریشنز کو گرفتار کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے اپنا تعارف ہنا SSP آپریشن اسلام آباد کے طور پر کروایا ہے۔ شک گزرنے پر SHO ویمن مدیحہ ارشاد نے انکوائری کی تو ملزمہ کی جانب سے پیش کیے گئے کاغذات جعلی نکلے۔ ویلکم ہے، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ تحلیل ہونے والی اسمبلی میں 2 مختلف حکومتیں رہی ہیں اور PTI اور PDM کے دور حکومت میں کیا غلطیاں ہوئیں اور کیا اچھے کام ہوئے، تجزیہ کاروں کا اس پر کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک تو یہ رویوں کی غلطی تھی۔ عمران کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ یہ مردم شناس نہیں ہے۔ کرکٹ کی کٹ اور ہے، باکسنگ کی اور ہے، میراتھن جو بھاگ رہا ہے اس کی اور ہے، تو پالیٹکس کی ایک اپنی دنیا ہے۔ اٹھا چھاپ آدمی، لیکن ایسا مردم شناس تھا کہ اس کے جو 9 قریبی ترین اس کے درباری تھے یا دوست تھے، کیبنٹ جو بھی کہہ لو، اس کو تاریخ نے یاد رکھا ہے 9 پیرلز، اکبر دی گریٹ کے 9 پیرلز، 9 موتی، باقی سب اس کے انڈے بچے ہیں۔ آپ کے سوال کا اصل جواب یہ ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ وہ اگر یہ 2 چیزیں نہ آپ کا انتخاب اچھا ہو اور پھر آپ کا بیہیویئر۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں بنیادی غلطی ایک ہی تھی، اور وہ یہ کہ وہ اپوزیشن سے تعلقات کار قائم نہیں کر سکے۔
उन्होंने अपोजिशन को तस्लीम ही नहीं किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी जमात जो है उसमें भी इत्तेहाद बरकरार नहीं रखा। लोग उनसे मायूस हुए, वो शख्सी फैसले करते रहे या उनके मशवरे के साथ। और तीसरी बड़ी गलती उनकी ये थी, फौज के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो हमवार ना रहे, और जो एक पेज जिसकी बड़ी धूम थी और जिसकी वजह से उनकी हुकूमत जो है वो चल रही थी, वो पेज भी हट गया और उसकी भी हिफाजत ना की जा सके। अगर इमरान से जान छुड़ानी है तो टर्म पूरी करने को इन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत की, जिसका खमियाजा ये तो भुगते अल्लाह ना करे मुल्क को भुगतना पड़े। और इकॉनमी इस मुल्क की कब से खाई जा चुकी है। इकॉनमी एक ऐसी चीज़ है जो रातों रात नहीं बर्बाद होती और फिर रातों रात आबाद। ये जो PDM की हुकूमत है, इसकी तो बुनियादी गलती एक ही है, इन्होंने हुकूमत कबूल की। अगर ये इमरान खान साहब के रुखसत होते ही इंतखाबात का ऐलान कर देते और फौरी इंतखाबात मुनक़िद हो जाते तो इनके हक़ में भी बहुत अच्छे नताइज आते और जो मुआशी मुश्किलात थी उनका बोझ भी इनको ना उठाना पड़ता। तो ये बुनियादी गलती उनकी थी, और उसके बाद तो फिर जो भी उन्होंने सूरत हाल को संभालने की कोशिश की है, ज़ाहिर है लोगों की तवक्कुआत जो हैं उनसे वो कम ही मामला रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा वक्त में इत्तेहाद और यकजहती की इंतहाई ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले के एजाज़ में ज़ोराने की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हम सब मिलकर मुल्क की खिदमत पर मामूर हैं। सबको पाकिस्तान की खुशहाली के लिए किरदार अदा करना होगा, सबको तरक्की के लिए यकसा मौक़े हासिल होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाज़मीन में हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। शुक्रिया अदा करने आया हूँ। सब मिलकर हम पाकिस्तान की इज्तिमाई खिदमत पर मामूर हैं, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है या पाकिस्तान का अंदर कोई भी सूबा, उसका शोबा या ज़िंदगी की कोई और सिमत हो, उसमें हम सब मिलकर पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज ये मौका आ गया है कि हमें पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल कर खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए, मैं समझता हूँ कि हमें जितनी आज कौमी यकजहती, इत्तेफाक, इत्तेहाद और मेहनत की ज़रूरत है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं थी। सीनियर डिप्टी कन्वीनियर MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, उलमा मशाइख के किरदार से पाकिस्तान बन गया। मुल्क चलाने के लिए उलमा को मसाजिद और खानकाहों से निकल कर सियासत में आना होगा। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बिजनेसमैन कहते हैं कि सियासत हमारा काम नहीं, सियासत में सबको अपना हिस्सा डालना होगा। चलाने में उलमाए किराम ने सिर्फ खानकाहें, मिंबर और मसाजिद और मदरसे संभाल लिए और मुल्क जो है वो हवाले कर दिया है लोगों के। तो आपने अपना हिस्सा डाला था तो पाकिस्तान बन गया, आपने अपना हिस्सा निकाल लिया है तो पाकिस्तान चल नहीं रहा। ये गुफ्तगू शुरू होती है कि उलमाए किराम का ताल्लुक सियासत से नहीं है। बिजनेसमैन आता है, वो कहते हमारा ताल्लुक, डॉक्टर कहता है हमारा ताल्लुक सियासत से नहीं है। अरे भाई, तो आपने ये एज्यूम कर लिया है, अपने दिमागों में बिठा ली है कि सियासत चोरों का काम है, डाकुओं का काम है, लुटेरों का काम है, बुरे लोगों का काम है। आप बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान को चलाने के लिए सियासत करने की जरूरत है।